नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। ममता बनर्जी एसआईआर पर बंगाल में दंगे वाला डर दिखा रही हैं, बैकडोर एनआरसी बता रही हैं, दिल्ली वाले को मीर जाफर बता रही हैं, नाम नहीं ले रही लेकिन इशारा किस तरफ है दर्शक खुद ही समझ सकते हैं। लेकिन ये सब क्यों? बिहार में भी एसआईआर हुआ, मेरी जानकारी में तो कोई दंगा नहीं हुआ, कोई खून खराबा नहीं हुआ, सब कुछ शांति से निपट गया। अब वोटिंग की तैयारी है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में जब मामला आया तो एक आज तक कंप्लेंट भी नहीं आई। फिर एनआरसी कहां से? फिर ममता दीदी को एसआईआर से इतना डर क्यों लग रहा है? क्या ये नरेंद्र मोदी के सामने एक एक कर विरोध के नैरेटिव का धुआं हो जाना है? मैं आपको कुछ चीजें काउंट करवा देती हूं जो फैक्ट है। नरेंद्र सरेंडर कहकर इतना मजाक उड़ाया गया। अब चिदम्बरम ने पोल खोल दी कि यूपीए ने अमेरिकी डर से 26/11 के बाद पाकिस्तान पर अटैक किया ही नहीं, हिम्मत ही नहीं हुई। राहुल ट्रंप दोनों रटते रहे कि डेड इकोनॉमी है, यहां पूरा जेट भरकर ब्रिटिश उद्योगपति आ गए और कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है। वर्ल्ड बैंक हो या रेटिंग एजेंसियां, सबका अनुमान है कि 2025-26 में भारत की ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे तेज होगी। बल्कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर ने तो यहां तक कह दिया कि 2028 में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा। 6.5% तक की ग्रोथ अगले साल ही रहने वाली है। मुद्दा नंबर 3, वोट चोरी, सुप्रीम कोर्ट से खारिज ही हो गया। जनता की अदालत में बहुत बड़ा मुद्दा नहीं नजर आ रहा, लेकिन माहौल ऐसा बनाया जा रहा है जैसे कि यही सबसे बड़ा मुद्दा हो। ममता बनर्जी क्या कह रही है वो मैंने आपको बताया। बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने हाल ही में दावा किया कि बंगाल में एसआईआर के जरिए 1,20,00,000 अवैध मतदाताओं को हटाया जाएगा, लेकिन इसमें स्टेक होल्डर चुनाव आयोग है और उसने 2 टूक कहा है कि एक भी असली वोटर नहीं हटेगा। जब रियल वोटर हटेगा ही नहीं तो ममता बनर्जी इतने गुस्से में है क्यों? बीजेपी का आरोप है कि अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का नाम हटने की सुगबुगाहट से ही दीदी का खेमा इतना परेशान है। दूसरी तरफ विपक्ष के जाति के नैरेटिव को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने नारे बटेंगे तो कटेंगे से डाउनप्ले करने की कोशिश की। ऐसे में पब्लिक पूछ रही है सवाल, मोदी के सामने विरोधियों के मुद्दे नहीं टिकते तो गाली और दंगे का डर दिखाने लगाते हैं। यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। ममता बनर्जी वोटर वेरिफिकेशन अभियान के विरोध में खुलकर बैटिंग कर रही हैं, लेकिन अगर वोटर लिस्ट में पारदर्शिता आएगी तो इससे ममता बनर्जी को दिक्कत क्या है, इसका जवाब मिल ही नहीं रहा। अब ममता दंगे वाला डर दिखा रही हैं। सुनिए ममता ने एसआईआर के नाम पर कैसे डर दिखाया। একজন মির্জাপুর আছেন ওখানে দিল্লিতে, এই মির্জাপুরদের মৃত্যু জীবনে হয় না, তারা চিরকালই বেঁচে থাকে নানা কাজের মধ্যে দিয়ে। এই মির্জাপুররা মনে করেছেন তারাই শেষ কথা বলবে, কিন্তু তারা যদি এসব করতে যান তারা কিন্তু দাঙ্গা থেকে শুরু করে আরো অনেক কেস আছে, সবকিছু কিন্তু বেরিয়ে পড়বে। সুতরাং আমি মনে করি এটা এসআইআর নয়, এটা এনআরসি করার চক্রান্ত চলছে। আমরা ধিক্কার জানাচ্ছি বিজেপি পলিটিক্যাল পার্টিকে। এই বাংলা অধিকারের জন্য শেষ পর্যন্ত লড়াই করে ছাড়ে না। আর এর জন্য যদি মনে করেন যে এজেন্সিকে দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেবেন, উই আর রেডি টু অ্যাকসেপ্ট এনি অ্যাকশন। इतनी बड़ी धमकी, जिस एसआईआर का डर ममता बनर्जी बंगाल में दिखा रही हैं, ऐसा ही डर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव में दिखाने की कोशिश की। हाइड्रोजन बम, एटम बम, क्या क्या
ला रहे थे राहुल गांधी। लेकिन हुआ क्या? सूत्रों के मुताबिक वोटर अधिकार यात्रा के समापन के बाद 9 सितंबर को कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के आवास पर बिहार सांसदों की बैठक हुई। इस दौरान राहुल गांधी ने सांसदों से कहा कि एसआईआर बिहार में बड़ा चुनावी मुद्दा नहीं है। बिहार में बड़े मुद्दे पलायन, बेरोजगारी, पेपर लीक और कानून व्यवस्था है। इन्हें ही मुद्दा बनाएं। मतलब साफ है, राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि बिहार चुनाव में वोट चोरी कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन ममता दीदी ने एसआईआर पर पुराना टेप रिवाइंड कर दिया। बीजेपी क्या कह रही है वो भी सुनिए। ममता बनर्जी अपने आप को पहले भारत के एक राज्य का मुख्यमंत्री मान लें। अभी तक वो मानती हैं कि मैं बंगाल का प्रधानमंत्री। न सांसद सुरक्षित है, न आम जनता सुरक्षित है। एक ही लोग सुरक्षित है, रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान। उन्हीं का सत्ता चल रहा है। क्या भारत के नागरिकों का होना चाहिए आइडेंटिटी कार्ड, होना चाहिए कि नहीं उनका सर्टिफिकेशन? ये देश के जनता के सामने मैं रखता हूं, तब ममता बनर्जी को समझ में आएगी। ममता बनर्जी विरोध में है, लेकिन दूसरे मोदी विरोधी भी मान रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाना सही नहीं है। सुनिए उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता संजय राउत अब क्या कह रहे हैं। कुछ बातें इलेक्शन कमीशन की सुननी भी चाहिए। अगर उससे लोकतंत्र को धोखा है या और कुछ बात गलत होती है तो कुछ नियम बनाती है इलेक्शन कमीशन, तो उनकी बात भी सुननी चाहिए। हर बार इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्रिटिसाइज करना ठीक नहीं। इस बीच बिहार चुनाव से पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे वाले नारे को बुलंद कर दिया। बरेली में हाल में हुई घटना के बाद कल जालौन में भरे मंच से योगी आदित्यनाथ ने उपद्रवियों को कड़ी चेतावनी दी। साथ ही समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए जाति की राजनीति करने वालों पर प्रहार किया। सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, अब केवल एक मुद्दा इनके पास बचा है, और जिसको ये पहले भी करते थे, वो करते थे जातीय संघर्षों की स्थिति पैदा करना, आपस में लड़ाने की कुछ चेष्टा करना। इनकी इस मंशा को सफल मत होने दीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि बटेंगे तो एक रहेंगे तो फिर हमें जातिवादी मानसिकता के लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। लेकिन यूपी में अखिलेश पीडीए पर अड़े हुए हैं। आज मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर अखिलेश यादव ने पीडीए की नई परिभाषा भी बता दी। हर पीड़ित, दुखी, अपमानित पीडीए, हम सब एक सूत्र में बंधे लोग हैं। उस बात को, उस लड़ाई को आगे बढ़ा करके पीडीए के स्वयं सम्मान और सम्मान के लिए हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। ऐसे में पब्लिक पूछ रही है सवाल पब्लिक का नंबर 1, वोटर वेरिफिकेशन पर दंगे वाली बात का डर दिखाकर क्या ममता अवैध वोटर को बचाने का काम नहीं कर रही? सवाल नंबर 2, बटेंगे तो कटेंगे को फिर से आगे कर योगी जाति के मुद्दे को खत्म करने में कामयाब होंगे? और सवाल नंबर 3, नरेंद्र मोदी के विरोधियों के मुद्दे जनता के बीच क्यों नहीं टिक पा रहे? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, आनंद रंगनाथन लेखक हैं, हमारे साथ शो पर जुड़ रहे हैं। राजकुमार राजन प्रवक्ता हैं आरजेडी के, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, तौसीफ अहमद खान राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है अश्विनी कुमार मिश्रा जी को। अश्विनी कुमार मिश्रा जी, अब बिहार में तो कुछ चला नहीं, बिहार में कुछ हुआ भी नहीं, भगवान की दया रही, एसआईआर भी हो गया, एक अपील भी नहीं आई, एक कंप्लेनेंट भी नहीं आया, गलत एफिडेविट कोर्ट में दिए गए। क्या
इसी बात से राहुल गांधी डर रहे हैं एफिडेविट देने से? और क्या अब कोई आपके पास चारा नहीं है कि सारे विरोधी मिलकर डराने धमकाने पर उतर आए हैं कि ये एनआरसी है, दंगे हो जाएंगे? अरे कौन सा दंगा हो गया बिहार में जो अब बंगाल में हो जाएगा? नाविका जी, आपके दर्शकों को गुड इवनिंग। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे बिहार का परिणाम आपके पास आ गया कि बिहार में कुछ हुआ ही नहीं, बिहार में जनता ने नकार दिया है। ऐसा नहीं है। बिहार में क्या पूरे देश के बहुत मूलभूत मुद्दे हैं, जो है रोजगार है, मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरियों की बात की थी, डेवलपमेंट की बात होती है, शिक्षा की बात होती है, सारे मुद्दे हैं। इन सारे मुद्दों के खिलाफ जब लोग वोट करने जाते हैं तो उनका फंडामेंटल राइट होता है वोटिंग करने का, और वो वोटिंग करने का राइट बिहार में छीना जा रहा है। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्व की है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को गाइडलाइन दी है। मैं उस पे आने से पहले आपने एक प्रॉस्पेरिटी की बात की देश में, कि देश बिल्कुल तरक्की कर रहा है, उद्योग बह रहे हैं, तो मैं उस पर 2 शब्द कहना चाहता हूं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी हैं। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, यहां जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। मोदी जी बोलते हमने महंगाई कम कर दी। हमने पूछा कहां कम कर दी, तो बोलती हमने भाषणों में, अखबारों में, पोस्टरों में, मीडिया चैनल्स पे कम कर दी। आप भी वहीं जाकर देखिए। देश का हाल यही है नाविका जी, क्योंकि अगर आप आंकड़े देखेंगे, किसानों की जो नंबर ऑफ डेथ थी वो डबल हो गई है एनडीए सरकार में, यूपीए सरकार कंपैरिजन में। देश की इकोनॉमी जो है के शेप में जा चुकी है। महज 1600 लोगों के पास देश की मोर देन 50% वेल्थ है, अकोमोडेटेड है। अगर आप देखेंगे, अभी मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बोला गया है कि अगर हम नंबर ऑफ जॉब डबल कर देंगे। हो रही है, आप मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट ले आए हैं। आपने शुरुआत बात हो रही है कि दंगा कहां हुआ। आप कह रहे हैं कि मैंने रिजल्ट सुना दिया। मैंने रिजल्ट कहां सुनाया? अरे भाई, दंगे तो नहीं हुए, मैंने इतनी सी बात की, लेकिन आप इतने घबरा क्यों रहे हैं? जुम्मन की बात कर रहे हैं शहजाद पूनावाला जी, इन्हें जवाब दीजिए। नाविका जी, पीडीए पारिवारिक दलों का अलायंस आज बड़ा पीड़ित भी है, दुखी भी है और अपमानित भी है। पीड़ित इसलिए है कि जिस राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली, फाइनल ड्राफ्ट आया और जब इलेक्शन की डेट्स की अनाउंसमेंट हुई, वो बगोटा में थे, बिहार में नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट में कल अपमानित भी हुए, क्योंकि प्रशांत भूषण से बोला गया कि कुछ प्रमाण दीजिए, 45 लाख नाम जो हटाए गए हैं वो गलत है, हटाए गए तो एफिडेविट दीजिए। तो पहला एफिडेविट दिया, वो झूठा निकला, तो सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई। और दुखी भी है क्योंकि जो ये प्लानिंग चाह रहे थे कि दंगे हो जाए, लोगों के बीच में अफरा तफरी मच जाए, वो कुछ नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर कोई स्टे नहीं डाला। मैं तो बताना चाहता हूं कि वोट चोरी का केस कहां पे निकला नाविका जी? नंजेगौड़ा तो कन्विक्ट हो गए कर्नाटका में करते हुए वोट चोरी, और जो नवीन यादव तेलंगाना में फेक वोटर आईडी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, कल कांग्रेस ने उन्हें अपना जुबली हिल्स का प्रत्याशी बना दिया। तो सोचिए कि खुद है असली वोट चोर और उल्टा चोर सीना जोड़ी करके कोतवाल को डांटे। और मैं तो सिर्फ 2-3 बातें कहना चाहता हूं। देखिए, अब अखिलेश प्रसाद इनके बड़े नेता है बिहार में, वो भी बोलते हैं कि ये एसआईआर कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। अब ममता बनर्जी पर आते हैं। मां माटी मानुष से हटकर आज वो हो चुका है केवल दंगा, धमकी और डायवर्जन। खगेन मुर्मू को जिस प्रकार से लहूलुहान किया गया, वहां पर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है, इन मामलों से ध्यान भटकाने के लिए ममता बनर्जी धमकी और दंगा मोड में आ चुकी है। सीए पे भी तो बोला था ना कि सीए आएगा, मुस्लिम की नागरिकता छिन जाएगी। चीनी, शी वॉज द एडवोकेट ऑफ नॉट जस्ट द फोटो आईडी कार्ड बट यूनिक एपिक कार्ड सबको मिले। शी वॉज द एडवोकेट। ये केवल ऑल टू मच पैशन एंड नो रीजन। ये मेरे सामने बैठे अभी एक लास्ट पॉइंट, ये उन्होंने उंगली मेरे मुंह में उंगली की। इन्होंने बोला उद्योगों को कुछ नहीं हो रहा। 400 स्टार्टअप थे, 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप हुए, उसमें अश्विनी का स्टार्टअप है। अश्विनी इज द स्टोरी ऑफ स्टार्टअप इंडिया। 2015 में इनका स्टार्टअप शुरू हुआ। ही इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस स्टार्टअप्स। अरे बाप रे बाप, अश्विनी जी, आप बोलो मैं झूठ बोल रहा हूं, आपकी कंपनी प्रॉस्परस नहीं है। झूठ बोलने से पहले थोड़ा सा सोचने में आनंद जी कुछ स्टेक नहीं मिलेगा, गुरेज नहीं करना चाहिए। लेकिन एक मिनट तौसीफ भाई, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बिहार में किसकी सदस्यता चली गई? बिहार में किसका वोटर आईडी कार्ड कट गया? क्योंकि एक भी कंप्लेंट अब तक नहीं आई। आगे आएगी तो मैं नहीं कह सकती, अब तक नहीं आई, कोई कंप्लेंट नहीं आई। और जो कंप्लेंट दी गई वो फर्जी निकली, झूठी निकली। यहां पर एनआरसी हो जाएगा, दंगा हो जाएगा, इसके अलावा कोई नैरेटिव नहीं है बंगाल में आपके पास। और थोड़ा संजय राउत जी को
सुन लीजिए, रोज तो आग बरसते हैं, आज उनके पास भी कोई मुद्दा नहीं रहा इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। कह रहे हैं उनकी बातें सुन लेनी चाहिए कभी कभी, लेकिन ममता दीदी को नहीं सुनाई दे रहा। क्यों भाई? नाविका जी, बहुत अफसोस की बात है, शायद आपके जो टीम है प्रेस के कोलकाता वाले आपको शायद वो आंकड़ा नहीं बताते होंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ढेरों कंप्लेंट्स पड़े हुए हैं, लाखों कंप्लेंट्स पड़े हुए हैं। ममता बनर्जी के गवर्नमेंट के तरफ से भी, ममता बनर्जी के एमपीज, एमएलएज और डेलीगेशन तृणमूल पार्टी के तरफ से भी, स्टेट इलेक्टोरेट के खिलाफ भी, सेंट्रल इलेक्टोरेट के खिलाफ भी, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लाखों कंप्लेंट पड़े हुए हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूं, एक भी कंप्लेंट का उन्होंने आज तक रिप्लाई नहीं दिया। ममता बनर्जी की तरफ से लेटर पे लेटर लिखे गए, कंप्लेंट पे कंप्लेंट किए गए, लेकिन कोई जवाब नहीं। और मामला यह है कि टीवी में जो है बैठ करके उन्हें क्लीन चिट दे दिया जाता है, क्योंकि वहां से बीजेपी का अमित मालविया आपके लिए सेट कर देता है कि क्या आज टीवी में डिबेट होना है, तो उन्हें क्लीन चिट दे दिया जाता है। बहुत ही अफसोसनाक बात है। दूसरी बात, अभी तक कोई इलेक्शन का नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन इलेक्शन कमीशन स्टेट गवर्नमेंट को डराने धमकाने का काम स्टार्ट कर दिया। तो क्या ममता बनर्जी अपने स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के खिलाफ इस तरीके के डराने धमकाने के हादसों का वो खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगी? वो बिल्कुल आवाज उठाएंगी। ममता बनर्जी ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि बंगाल से अंग्रेज भी डरते थे और बंगाल से इलेक्शन कमीशन को भी डरना चाहिए। ये लिस्ट जो है ये प्रिपेयर होगा बीजेपी ऑफिस में और उसमें स्टैंप लगाया जाएगा इलेक्शन कमीशन का। ऐसा नहीं होगा। ममता बनर्जी ने बहुत खुली चेतावनी दे दी है, एक भी नागरिक का नाम मिटाया जाएगा तो उसके खिलाफ जो है यहां पे प्रोटेस्ट होगा। 47 लाख वोटर्स का जो नाम हटाया गया उसके खिलाफ तो वो उसका वजह क्या है? इलेक्शन कमीशन ने तो कोई आपने तो अच्छी सीख ले ली ममता दीदी से, आपने बहुत अच्छी सीख ले ली है। ममता दीदी सबको वहां से डरा धमका रही हैं, आप मुझे ही डराने धमकाने की कोशिश लाइव नेशनल टेलीविजन पर कर रहे हैं। लेकिन मैं इतना बता दूं, 13 एफआईआर मुझ पर आज भी है बंगाल में, मैं डरने वाली नहीं हूं। एसआईआर अभी शुरू नहीं हुआ मेरे भाई, और ये कंप्लेंट्स जो आप बता रहे हैं ये हिस्टोरिकल कंप्लेंट्स की बात हो रही है। मैं बिहार का डेटा बताऊंगी, आप उसे बंगाल का डेटा बता देंगे। आप हर चीज को तोड़ मरोड़ कर पेश करने में इतने माहिर हैं, मैं समझ नहीं सकती कि ये सीना जोरी आती कहां से है। देखिए तौसीफ भाई की जिस प्रकार की ट्रेनिंग और परवरिश रही है, उन्होंने उस हिसाब से कमेंट किया कि अमित मालविया नाविका कुमार को बताता है डिबेट क्या करनी है। कम से कम एक महिला मुख्यमंत्री के राज्य से आने वाला व्यक्ति एक महिला संपादक को यह ना बोले और मैच प्लेनिंग ना करे। जहां तक सवाल है, देखिए मैं एक बात बता दूं, अमित मालविया जैसे बच्चे में स्कूल में पढ़ा चुकी हूं, ठीक है ना, तो मुझे किसी से सीख लेने की जरूरत है नहीं। जितनी मेरी एक्सपीरियंस है जर्नलिज्म में, उतना तो वो पॉलिटिक्स में नहीं रहे, इतना तो उनकी उम्र भी नहीं होगी, ठीक है। तो आप तौसीफ भाई मुझ पर अपना रिपोर्ट कार्ड लिखने से पहले थोड़ा सा सोच लिया। नाविका क्या है कि परवरिश जो होती है कि भाई महिला को कोई मर्द ही कुछ बोलेगा तो वैसे उनको लगता है, पर ऐसा होता नहीं है। देखिए तौसीफ जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। ये बताइए कि एक खागेन मुर्मू को इस प्रकार से पीटा गया, कहां है वो पिंकी खातून को पकड़ा क्या? रिजवान को पकड़ा क्या? सैफ को पकड़ा क्या? ना, नहीं पकड़ना है, क्योंकि वोट बैंक में तय करना है कि कहां पे पलड़ा भारी है और चुप हो जाना। और जब सोमनाथ दा पर पेपर फेंके थे ममता दीदी ने कि ये रोहिंग्याओं को हटाओ, बांग्लादेशी वोटर को हटाओ, तब ममता बनर्जी ठीक थी क्या? आज कहानियां मत बनाइए, कहानियां बनाए। तौसीफ भाई मुझे नहीं पता कि आप तब पैदा हुए थे या नहीं हुए थे, लेकिन 2005 में मैं मीडिया गैलरी में बैठी हुई थी पार्लियामेंट में, जब ममता दीदी ने अवैध जो घुसपैठ है उस पर पेपर्स के थे स्पीकर के कुर्सी पर और कहा था कि लेफ्ट पार्टीज ये अवैध घुसपैठियों को अंदर लाती है। मैं वहां थी मेरे हुजूर, तो मेरे एक्सपीरियंस से आप सुन लीजिए कि मैंने ममता जी का वो रूप भी देखा है। आज पलट गई है बिकॉज द शू इज ऑन द अदर फुट। तो ये मंजर आप देख रहे हैं, मैं दूसरा मंजर भी देख चुकी हूं। लेकिन आनंद रंगनाथन, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि कौन सा
एसआईआर शुरू हो गया बंगाल में जिसके कंप्लेंट्स की बात कर रहे हैं, और कौन सा दंगा हो गया बिहार में जिसका डर ममता बनर्जी पूरे देश को दिखा रही? नमस्कार नाविका, और आपके सारे व्यूअर्स को भी नमस्कार, फेलो पैनलिस्ट को भी नमस्कार। पहले तो मैं इस चीज का बहुत खंडन करना चाहता हूं कि जो तौसीफ ने कहा है आपके बारे में, किसी भी जर्नलिस्ट के बारे में ऐसे बोलना एकदम निंदनीय है। और तौसीफ का मैं कह सकता हूं कि जन्म होने के 15 दिन बाद जो इनका रिचुअल होता है वो भी नहीं हुआ था, तब से आप जर्नलिस्ट हैं। तो ये ऐसे मनगढ़ंत अब्यूजेस जर्नलिस्ट के पास बैठना, ये एकदम शहजाद भाई एकदम ठीक कह रहे हैं। ये तृणमूल का ही नेचर है, उनके बंगाल में ये चलता आया है। रातों रात सेडिशन चार्जेस जर्नलिस्ट पे लगाए जाते हैं, जर्नलिस्ट गायब हो जाते हैं, जर्नलिस्ट पे एफआईआर किए जाते हैं। अब मैं मुद्दे पे आना चाहता हूँ। क्या अब मैं ये देखिए, ये भी बात एक सच है, शहजाद भाई भी थक चुके हैं। और पता है क्या, क्यों थक चुके हैं? क्योंकि इनसे पहले जो अश्विनी जी ने बोला, इनके बाद तौसीफ ने बोला, इतनी फेक न्यूज डाल दी कि भाई आदमी कितनी फेक न्यूज को करेक्ट करे। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि फरवरी 2025 में, ये यहां पे तौसीफ खड़े, अश्विनी जी बैठे हुए हैं, फरवरी 2025 में इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ बंगाल, उन्होंने ये आंकड़े दिए कि 9.7 लाख वोटर्स डिलीट हुए बंगाल से। क्या किसी ने बात पता है आपको? 9.7 लाख वोटर्स डिलीट हुए बंगाल से और 14 लाख ऐड हुए। कोई चू नहीं किया इन लोगों ने। लेकिन अब बिहार के बाद ये उछल उछल के कह रहे हैं। लेकिन अब मैं 30 सेकंड लेना चाहूंगा, क्योंकि देखिए मेरे साथ आपका 36 का आंकड़ा या पता नहीं जो भी कह लीजिए, हिंदी में क्या कहते हैं, आप मुझे डांटती रहती है क्योंकि मैं बोलूंगा तो आप बोलती हैं कि बोल रहा है। अब मैंने जैसे राहुल गांधी को मैं दोषी नहीं ठहराता, मैंने ज्ञानेश कुमार जी को दोषी ठहराया हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी सुधरेंगे नहीं। लेकिन ज्ञानेश कुमार जी जब तक उनको सू नहीं करेंगे तब तक राहुल गांधी का कान पे जू नहीं रहेंगी। ऐसे ही मैं ममता दीदी को मैं गुनाहगार नहीं ठहरा रहा, उनका काम ही है। दंगे की बात कर रही हैं, आपको पता है पिछले 6 साल में 5 बार हिंदुओं का पलायन हो चुका है। डायमंड हार्बर, 24 परगनास, मुर्शिदाबाद लेटेस्ट केस था, इतने सारे और केसेस से पलायन होके असम जाते हैं, हर जगह जाते हैं। मैं उनको ब्लेम ही नहीं कर रहा, उनका काम ही है। मैं ब्लेम कर रहा हूं बीजेपी सरकार को, मैं ब्लेम कर रहा हूं शहजाद को। अब ये भले ही मुझे बुरा माने और जो भी कहें, लेकिन बात यह है कि जब तक आप स्टेट सेंटर डजंट शो द स्पाइन, तब तक ऐसे लोग ममता दीदी और राहुल जैसे उजागर होते रहेंगे। पर पहले आप ये बात पूछिए नेक्स्ट पैनलिस्ट से, क्या उनको पता था कि 9.7 लाख वोटर्स डिलीट हुए बंगाल से? और किसी ने केस क्यों नहीं किया फिर इलेक्शन कमीशन पे? नहीं, पता करने की उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि अनुराग भदौरिया जी तो यूपीए की मैट्रिक्स में ज्यादा उलझे हुए हैं ना। बंगाल में उन्हें सिर्फ सुर से सुर मिलाना है, उसमें फैक्ट्स क्या है उसमें नहीं जाना है ना अनुराग भदौरिया जी? आपका तो पीडीए है, लेकिन अगर आप असली मायने में पीडीए के हिमायती हैं तो फिर वो जो खगेन मुर्मू जी के साथ जो हुआ था बंगाल में, उस पर एक ट्वीट तो आ ही जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हरियाणा पे तो बहुत ट्वीट आ रहे हैं, बंगाल दिखता नहीं क्या? नाविका जी, बड़ी अच्छी बात आपने उठाई, लेकिन मैं तो एक ही बात कहूंगा ना कि मुर्मू को देखने के लिए वहां की एनडीए के घटक दल की और वहां की नेता चीफ मिनिस्टर मिलने गई थी हॉस्पिटल में। मैं पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर में हरिओम वाल्मीकि को पीट के मार डाला, तो भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता या मुख्यमंत्री मिलने गए क्या? क्योंकि वो दलित है, गरीब है, कमजोर है, तो कोई उसके घर मिलने नहीं जाएगा ना, उसकी खबर देखने जाएगा। इसी तरह से 14 जुलाई को मैनपुरी में एक दलित को जूते में पेशाब भर के पिलाया गया, कौन उससे मिलने गया? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप ही मुझे बता दीजिए। सवाल उठता है कि जिस तरह से अन्याय दलितों के साथ लगातार देखने को मिल रहा है, तो सवाल नहीं उठा इस पे? कमजोर के साथ अन्याय होगा तो सवाल नहीं उठेगा? अगर हरियाणा में आईपीएस प्रवीण कुमार एक चिट्ठी लिख के जाता है, कितने लोगों का नाम लिख के जाता है कि मुझे, कि जब आईपीएस इस देश के अंदर में अपने आप को पीड़ित महसूस करेगा तो क्या सवाल नहीं पूछा जाएगा? और उसमें स्पिन ड्रॉप साइलेंस है, कहीं कोई, चारों तरफ सन्नाटा है, कोई डिबेट नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, कोई मुद्दा ही नहीं, खत्म, दफना दिया गया। था आईपीएस, दलित था, क्या हुआ? हो गया। वो चिट्ठी लिख के गए 8 पेज की। आप पब्लिक कीजिए ना, कीजिए उस पे बात, चर्चा होनी चाहिए समाज के अंदर। गोपाल मिश्रा पर तो नहीं, गोपाल मिश्रा पर तो आप चले गए थे ना उसके घर, जानिए तो गोपाल मिश्रा के घर तो
आप चले गए थे, जिसे एक छत पर एक झंडा फहराने की उसको सजा मिली थी, उसके घर तो चले गए थे ना अखिलेश जी? याददाश्त मेरी कमजोर है या मैं भूल रही हूं? नाविका जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि देखिए, साफ साफ मुर्मू जी पर तो कुछ नहीं बोल पाया अनुराग भदौरिया। हरिओम वाल्मीकि केस जिसमें 9 लोग गिरफ्तार हुए, एनएसए लगा, उस केस में अक्यूज के नाम वैभव सिंह, विजय कुमार, आगे के नाम सुनिए, सहदेव पासी, विजय मौर्य, सुरेश मौर्य, विपिन मौर्य। अब मैं बताना चाहता हूं कि इस केस में तो आपने कास ढूंढ लिया, पर जो मुर्मू के केस में मारने वाली पिंकी खातून आजाद घूम रही है, जो मुर्मू के केस में वहां पर रिजवान आजाद घूम रहा है, वहां पर एक कार्रवाई की मांग नहीं करते। ये इनका दौरा चरित्र। दूसरा, कर्नाटका में एक नहीं 2 ऑफिसर्स, एक दलित सब इंस्पेक्टर ने और एक दलित व्यक्ति ने वाल्मीकि केस में आत्महत्या की। मंत्रियों के नाम लिए उनको क्लीन चिट वहां की सरकार ने दे दिया, उनके विधायक को भी और मंत्री को भी। अब बताइए कि कितनी बार आवाज उठाया? इनने एक भी बार आवाज नहीं उठाया। और तीसरी बात अनुराग भदौरिया जी की बात की, यहाँ पर तो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति कहा गया, राष्ट्रपति को बोरिंग और ईविल कहा गया। अनुराग भदौरिया ने एक शब्द नहीं बोला। अनुराग जी, आप लगातार अनुराग जी, संदेश खाली में कितना आपने बोला, आपने खगेन मुर्मू पे कितना बोल लिया, गोपाल मिश्रा पे कितनी बार आप उनके घर चले गए? बताइए ना, देश को हिसाब दीजिए। नहीं कर, मैं हिसाब देखिए नाविका जी, अब मैं भी लगातार बीच में बोलूंगा क्योंकि अनुराग जी ने एक भी बार मेरी बात को साफ आने नहीं दिया। अनुराग जी, आपको लगता है कि केवल आप ही टैक्टिक अपना सकते हैं? आपसे ज्यादा हम मीडिया में रहे हैं, एंकर के रूप में भी रहा हूं। अब मैं लगातार आपके बीच में बोलता रहूंगा और एक भी बार आपको बोलने नहीं दूंगा, क्योंकि जब मैं हरिओम वाल्मीकि केस के बारे में डिटेल बता रहा था, आपने मुंह बंद नहीं रखा। उसमें बताइए कि किसका नाम था, एनएसए लगा। अब बताइए अखिलेश यादव जी ने कर्नाटक के केस में क्या कहा, अखिलेश जी ने मुर्मू जी के केस में क्या कहा, अखिलेश जी ने मुर्मू राष्ट्रपति को बोला गया, उसमें क्या कहा? शहजाद भाई, वहां का मैं किसान हूं, शहजाद भाई, मैं किसान हूं, मैं कमजोर नहीं हूं, पर आज मेरा गला खराब है। हाँ, आज मेरा गला खराब है तो मेरी आवाज थोड़ी कमजोर है, मुझे सुनने दीजिए। अनुराग भदौरिया जी क्या कह रहे हैं? तो बोले कभी जी अनुराग जी, जवाब। इरशाद, देखिए नाविका जी, मैं आपको बहुत बहादुर, ईमानदार और अच्छा पत्रकार समझता हूं। मैं आपकी डिबेट में पता है कहां से आ रहा हूं, सैफई से सीधा, चूंकि नाविका जी की डिबेट थी, 12:45 बजे वहां से निकला हूं आपकी डिबेट करने के लिए, गाड़ी स्पीड चला के आया हूं। और आप अगर इस तरह से हमारे साथ करेंगे, आप अगर एजेंडे पे बैठे हैं और 2 एंकर के साथ बीजेपी एंकर को भी इन्वॉल्व करेंगे तो मैं नमस्कार कर लूंगा। हमें आप मुझसे सवाल पूछें, 4 लोग आपके एजेंडे वाले भी हैं सर, भूलिए मत, आप अकेले नहीं है। ये देश का एजेंडा है नाविका जी, देश का एजेंडा है, जहां पर पिछले 10 सालों में दलितों पर अत्याचार जो है 40% बढ़ गए, आदिवासियों के खिलाफ 91% अपराध। आपके साथ कौन बदसलूकी कर रहा है? कांग्रेस पार्टी। मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। अनुराग जी बोलिए, अनुराग जी बोलिए। मैं अपनी देखिए नाविका जी, मैंने सवाल उठाया कि प्रवीण कुमार को एक आईपीएस ऑफिसर दलित समाज का है, उसने चिट्ठी लिखी, लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही, कोई बोलने को तैयार नहीं है। कुछ भी बोलेंगे क्या? उत्तर प्रदेश के अंदर में, देश के अंदर में दलितों पे 2022 का एनसीआरबी का डाटा है, 15,000 से ज्यादा अत्याचार के मामले केसेस आए हैं, टॉप पे है, और 24% है इस देश का। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है दलितों के ऊपर में। तो सवाल है, लगातार दलितों पे अन्याय हुआ। अगर पढ़ लो जो आंकड़ा भेजा है आपको, पूरा 57,682 केसेस आए, 222 में, 223 में 57,668 उत्तर प्रदेश में। अनुराग भदौरिया, मैं आपकी हर बात से सहमत हूं, लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए कि आप खगेन मुर्मू पर क्यों नहीं बोले, गोपाल मिश्रा के घर क्यों नहीं गए? है कोई एक्सप्लेनेशन? इसीलिए मैं कहती हूं कि समाजवादी पार्टी अपना राग अलापेगी, तृणमूल कांग्रेस अपना राग अलापेगी, कांग्रेस अपना और बीजेपी अपना। मैं बीजेपी की भी कतई तरफदारी नहीं कर रही, लेकिन देश में किसको ये मिल रहा है इंसाफ, ये सोचना आपका काम है। और अब मैं राजकुमार राजन जी से पूछना चाहती हूँ, 1 मिनट। राजकुमार राजन जी, बिहार में कोई मारपीट तो नहीं हुई ना? एसआईआर हुआ,
आपको इससे आपकी अलग सोच थी, आपने ऑब्जेक्शंस रेज किए, कोर्ट गए, सब कुछ हुआ, लेकिन संवैधानिक तरीके से हुआ, कोई मारपीट नहीं हुई, कोई दंगा नहीं हुआ। और मैं कहूंगी कि आप जैसे जो दल है, पॉलिटिकल पार्टीज है, ये उनके हक में भी जाता है कि आपने अपनी बात रखी, आपने अपना ऑब्जेक्शन रखा, आप सुप्रीम कोर्ट गए, आपका बिल्कुल इख्तियार है कि आप ये सब काम करें। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूं, दिल पर हाथ रख के कहिएगा कि एसआईआर के मुद्दे पर अगर आपकी राय अलग हो, विपरीत हो, तो क्या आप दंगों का खौफ शुरू कर देंगे, एनआरसी का खौफ शुरू कर देंगे? क्या आप इससे सहमत हैं? नाविका जी, देखिए, यह एक गंभीर और सूक्ष्म मामला है कि चुनाव आयोग के द्वारा जो निरंतर जो संवैधानिक अधिकार क्षेत्र में आता है उसका अतिरेक क्यों किया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा। यह चुनाव आयोग और बीजेपी का एक षड्यंत्र होता है और इस षड्यंत्र के तहत बिहार में एसआईआर कराने की जो प्रक्रिया का समय निर्धारित किया गया था वह समय बिल्कुल ठीक नहीं था, क्योंकि बिहार में वह समय बाढ़ का होता है, चुनाव के ठीक पहले नहीं कराना चाहिए था। और इसके बावजूद हम चुनाव आयोग के पास गए थे और उनको यह रिक्वेस्ट किया था या प्रार्थना किया था कि इसमें जो गड़बड़ियां हैं उसको शुद्ध कीजिए। अंततः चुनाव आयोग नहीं माना और सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। चुनाव आयोग को जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतिम निर्देश में जो आधार कार्ड को नहीं माना जा रहा था उसको विवश होकर मानना पड़ा। आधार कार्ड नहीं मानने का यह एक षड्यंत्र था कि ज्यादा से ज्यादा दलित दंगा तो नहीं हुआ ना कहीं, दंगा तो नहीं हुआ। और सुप्रीम कोर्ट ने आपको क्या क्या कहा कि आपके पास पैशन बहुत है लेकिन रीजन नहीं है। वो भी बात जरा जनता को बता देते, लेकिन आप नहीं बताएंगे क्योंकि सिलेक्टिवली बताना, नैरेटिव सेट करना आपका एजेंडा है। आप सिर्फ दूसरों के एजेंडे की बात करते हैं, अपने एजेंडे की बात करते ही नहीं। और ये सवाल पब्लिक पूछ रही है। उत्तम बनर्जी का कोलकाता से सवाल है, ममता बनर्जी को अवैध वोटर खिसकने का डर सता रहा है, तभी क्या एसआईआर का विरोध कर रही है? नरेश सक्सेना बागपत यूपी से पूछ रहे हैं, योगी ने फिर बटेंगे तो कटेंगे नारा देकर क्या विरोधियों की जाति की राजनीति की हवा निकाल दी? अनुराग भदौरिया जी जरा जवाब दीजिए। तौसीफ भाई आ रही हूं। देखिए उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था तो मैंने आपको बता दी क्या हाल है उत्तर प्रदेश के अंदर में। मेरठ में किस तरह से महिला का सिर फोड़ डाला गया, माने कूच दिया गया। और लखीमपुर में देखा एक बच्ची अपनी क्लास करने जा रही थी तो उसके कोचिंग सेंटर के अंदर तक लड़के उसको छेड़ के परेशान कर रहे हैं। यह उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है। तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था मैंने आपको बता दिया। दलित के अत्याचार में 15,000 से ज्यादा दलित के अत्याचार के केसेस हैं। 2022 का एनसीआरबी का डाटा है। ये है उत्तर प्रदेश में हालत। उत्तर प्रदेश लखनऊ से बंगाल नहीं दिखता क्या? सहारनपुर, लखनऊ से बंगाल नहीं दिखता? आपको पता है बंगाल इस देश में? योगी जी पे सवाल पूछा है, बंगाल पे चले गए। आपने ही तो अभी पूछा उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश दलितों और आदिवासियों की बात करने में बंगाल को छोड़ दिया आपने। आप पेंडुलम की तरह घूम रहे। पेंडुलम, अरे भाई हरियाणा प्रदेश तो बंगाल। आपने एक खेत से दूसरे खेत में जाते हो जींस पहन के। अनुराग भदौरिया जी, मैं तो सवाल पूछ ही सकती हूँ। मैं तो पत्रकार हूँ, मेरा काम है सवाल पूछना। क्यों नहीं पूछूंगी? आपके धमकाने के डर से नहीं पूछूंगी क्या? ये क्यों नहीं पूछती हो कि योगी जी जो कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, असंवैधानिक कम्युनल स्टेटमेंट है, इसको सपोर्ट करनी चाहिए। रमाशंकर त्रिपाठी स्टेटमेंट जो फुल कम्युनल है और आप उसको डिबेट में कर रहे हैं। जब बटेंगे तो कटेंगे का मतलब क्या है? कौन बटेगा? पहले तो देश के नागरिक सब नहीं है क्या? जो पीडीए की बात कर रहे थे वो पीडीए ओनली ऑफ यूपी था क्या? नहीं शहजाद भाई बताइए ना, बटेंगे तो कटेंगे क्या मतलब है? उन्होंने सुन लिया ना, बता रहे। पहले आप बताइए ना, बटेंगे तो कटेंगे मतलब क्या है? बता रहे हैं। पीडीए तो पूरे भारत का था ना, तो बंगाल भारत में नहीं मानता क्या अनुराग भदौरिया? यहाँ पे सिर्फ उठ गया सांसद का। ईडी, सीबीआई, एनआईए की टीम सुरक्षित नहीं। मां बेटियों के साथ क्या हुआ संदेश खाली से लेकर बाकी जगह पे, उसके बारे में एक शब्द बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि वहां पर अक्यूज का नाम है पिंकी खातून और वहां पे अक्यूज का नाम सैफ। दूसरी बात पे आना चाहता हूं। अरे भाई हरियाणा, ऐसे बता दीजिए कि हरियाणा में तो आईपीएस ऑफिसर्स पे एफआईआर हुई और सीएम वहां पे गए मिलने के लिए, पर एक बात बता दीजिए, मिर्चपुर कांड कब हुआ था भाई? गोहाना कांड कब हुआ था भाई?
बताइए कि हरियाणा में कुमारी शैलजा ने मिनिस्टर रहते हुए कहा कि हरियाणा में दलित होना पाप है, जब हुड्डा जी की सरकार थी। और आप दलितों की बात कर रहे हैं, मायावती गेस्ट हाउस कांड कराने वाले जिन्होंने अंबेडकर जी का अपमान करते हुए 9 जिलों के नाम बदल दिए। हरियाणा आप बात कर रहे हो। रमाशंकर त्रिपाठी का कानपुर यूपी से सवाल है, मोदी विरोध में कितना नैरेटिव चलाएंगे विरोधी? क्या जनता की अदालत में ऐसे नैरेटिव चल पाएंगे? ये सवाल पूछ रही है पब्लिक। तौसीफ भाई जवाब दीजिए। इल्जाम है बंगाल के जूनियर यूनियन मिनिस्टर शांतनु ठाकुर पर, और ममता बनर्जी ने कल प्रेस में बहुत क्लियरली कहा, प्रेस को संबोधित करते हुए, कि एक यूनियन मिनिस्टर बीजेपी का अपने मीटिंग में यह कहता है कि 1.5 करोड़ वोटर को बंगाल से मिटाना है। तो ये कैसे डिसाइड हो सकता है कि बीजेपी पार्टी में डिसाइड किया जाएगा कि कौन से इलाके से कितना वोटर को मिटाना है, और इलेक्शन कमीशन उस पर अपना स्टैंप लगा दे एसआईआर के बहाने? आनंद रंगनाथन फैक्ट चेक करना चाह रहे हैं। आनंद रंगनाथन, नाविका देखिए प्लीज, सबसे पहले तो मुझे इस बात पे बहुत अचंभा हो रहा है नाविका। मैं बहुत दुख से कह रहा हूं कि जितने पैनलिस्ट यहाँ पे हैं, इन सबको मैंने आपके इंग्लिश प्रोग्राम में भी देखा है। वहां पे आपको इतनी गालियां नहीं देते, थ्रेटन नहीं करते, यहाँ करते हैं। ये थ्रेटनिंग क्या चल रही है आपकी? यू हैव टू निप इट इन द बड। 3 पैनलिस्ट आपको थ्रेटन कर चुके हैं, मजाक चल रहा है यहाँ पे क्या? ये दे शुड अपोलोजाइज राइट नाउ। और नंबर 2, मैं अश्विनी जी, ये क्या है, इनका दिमाग को क्या हो गया? नाम लिया ने आप क्या बोल पड़े बम की तरह? अरे नाम लिया ने मतलब आपको लग रहा है कि मैं राज्यसभा भेजूंगी? कमाल है अश्विनी जी, आप अपनी पार्टी की तरफ देखिए, आपको अगर जाना है तो। इनकी पार्टी किसी को नहीं भेज सकती। कुमार को कोई धमकी? आनंद रंगनाथन, आप अपनी बात रखें। हाँ सीधे देखिए, बहुत ज्यादा ये यहाँ पे ये कर रहे हैं। आनंद जी सिर्फ इतना बताइए, बिल्कुल नहीं, सबके फेडर डाउन। आनंद रंगनाथन, अश्विनी जी, आप मुझसे घबराते क्यों है मेरी समझ में ये नहीं आता, क्योंकि मैं सच बोलता हूं। आपसे सीधा पूछ रहा हूं, आप सच कहां? जनवरी 2025 में बिहार में 9.5 लाख वोटर्स डिलीट कर दिए गए। आपके मुंह से चू क्यों नहीं निकला? इसका जवाब चाहिए मुझे। जनता पूछ रही है, बोलिए, बताइए। आनंद जी, क्वेश्चन सिर्फ ट्रांसपेरेंसी का है, और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को स्ट्रेट अवे बोला भी है कि जो आपकी एसआईआर प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। आपने वोट डिलीट के ऑब्जर्वेशन बोला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ, ऑब्जर्वेशन बोला हुआ है कि आपकी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, डिलीशन नहीं है। अश्विनी जी, आप तो हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि एटम बम है कहां, हाइड्रोजन बम है कहां, फटेगा कि नहीं फटेगा, या बगोटा में फटेगा, हमें ये बता दीजिए, क्योंकि यहां पर फटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। केस फट गया है सुप्रीम कोर्ट में, केस खत्म हो गया है सुप्रीम कोर्ट में। मैं सुप्रीम कोर्ट को कोट करना चाहता हूं, जस्टिस बागची एंड जस्टिस भूयान, द पर्सन, मतलब मिस्टर भूषण शुड हैव डिस्क्लोज करेक्ट इंफॉर्मेशन, वी डू नॉट अप्रिशिएट दिस। अगर ऐसा एफिडेविट है तो अदर्स का ऑथेंटिसिटी का क्या? पूरा पढ़िए ना। मेरे पास समय कम है, मैं आज सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि एसआईआर की प्रक्रिया बिहार में हुई, मामला कोर्ट तक गया और सबसे उच्चतम न्यायालय तक गया। न्यायालय ने दोनों पक्ष देखे, कुछ फटकार इधर, कुछ फटकार उधर, बिल्कुल फेयरनेस, संवैधानिक फेयरनेस जो एक जुडिशरी में होनी चाहिए थी, उसका डिस्प्ले किया। लेकिन अब बात हो ही रही है कि बंगाल में शुरू होने का समय है। बिना अनाउंसमेंट आए, बिना कोई प्रक्रिया हुए, जिस तरह से बंगाल की मुख्यमंत्री ने इस तरह से दंगों की भाषा में बात की है, यह एक सवाल खड़ा करता है कि क्या हम लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम चाहते हैं कि इस देश में ऐसे मुद्दों पर दंगे हो, जो मुद्दे इंपॉर्टेंट है इस देश की पूरी डेमोक्रेसी के लिए, कि वोटर लिस्ट सुचारू रूप से सही होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, अपडेट होने चाहिए? क्या दंगों का डर देकर लोगों को डराया जा रहा है? क्या यह सही है? मैं इसलिए आगाह कर रही हूं कि ये दंगों की बातें और ये थ्रेट्स, ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है इस देश में जो एक लोकतंत्र है। ये देश की जनता चलाती है, नेता कुछ समय के लिए कुर्सियों पर बैठते हैं,
जब तक जनता की खुशी हो तब तक सिर्फ। ये बात किसी नेता को, किसी मंत्री को, किसी मुख्यमंत्री को भूलनी नहीं चाहिए। आज बस इतना ही, लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार।